हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं आपका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का अपना जो माइंड मैप का सीरीज है, इसका टॉपिक है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम जनरली इस चैप्टर से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी लेक्चर को। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहनी द्रव का संगठन किसके संगठन के समान होता है। अपोहनी द्रव का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि जो कृत्रिम वृक्क होता है उस कृत्रिम वृक्क के अंदर जो द्रव भरा जाता है, सेलोफेन जो ट्यूब होती है उसके चारों ओर जो भरा रहता है, उस द्रव की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि भाई उस द्रव में प्लाज्मा है, उसमें से नाइट्रोजन जो अपशिष्ट है वो अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। सेकंड अपना श्वेत ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले श्वेत में किसके अतिरिक्त अन्य सभी सम्मिलित होते हैं। देखो NaCl सम्मिलित होता है, यूरिया सम्मिलित होता है, लेकिन यूरिक एसिड सम्मिलित नहीं होता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शरीर तरल के आयतन में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सी नियमन की क्रियाविधि देखी जाती है। भाई देखो, शरीर तरल जो अपना शरीर है उसके तरल के आयतन में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें स्थित जो पराशरण ग्राही है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला अपना करेक्ट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से उत्पन्न वैसोप्रेसिन मोचित होता है, नहीं। एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम तथा जल का पुनर्अवशोषण, गलत। रक्त वाहिनिकाओं का संकीर्ण होता है, गलत। मतलब फर्स्ट जो अपना है ये ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी क्षेत्रों में पोटेशियम तथा हाइड्रोजन आयनों का चयनात्मक स्रावण होता है। देखो हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि भाई ऐसी कौन सी संरचना है, ठीक है, जिनमें इन संरचनाओं के अतिरिक्त पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयन है उनका चयनात्मक स्रावण होता है। तो देखो पीसीटी में होगा, डीसीटी में होगा, संग्राहक नलिका में होगा, लेकिन हेलने लूप में नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी प्रक्रियाएं मूत्र निर्माण में सम्मिलित होती हैं। किसके अतिरिक्त निम्न सारी प्रक्रियाएं मूत्र निर्माण में सम्मिलित होती हैं। तो देखो गुच्छीय निस्यंदन सम्मिलित होगी, नलिकाकार पुनः अवशोषण ये भी सम्मिलित होगी, नलिकाकार श्रावण भी सम्मिलित होगी, लेकिन गुच्छीय श्रावण नहीं होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता। कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो वृक्क द्वारा वापस से अवशोषित नहीं होता। तो देखो अंतःपराशरण जो दाब है, ठीक है, या पराशरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया को भी अवशोषित करना पड़ता है, ग्लूकोज भी, पोटेशियम भी होता है, अमीनो अम्ल भी होता है, लेकिन क्रिएटिनिन है ये नहीं होता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गुच्छीय निस्यंदन दर कितनी होती है। हमने पढ़ा है कि भाई हमारी जो जीएफआर होती है वो होती है 180 लीटर पर डे। तो सिंपल सा आंसर है अपना 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जक्स्टा मेडुलरी वृक्काणु के संदर्भ में सही है। देखो हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक कोर्टिकल और एक जस्टा मेडुलरी। कोर्टिकल में तो हमने पढ़ा था कि भाई इनमें जो हिल्ले का लूप है वो या तो बहुत कम होगा यानी हासित होगा या अनुपस्थित होगा। और हमने मेडुलरी में पढ़ा था कि जो हिल्ले का लूप है वो मध्यांश में गहराई तक धंसा रहता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो इनमें वासा रेक्टा की कमी होती है, नहीं। वासा रेक्टा तो इनमें वेल डेवलप होती है, इनका हेनले लूप मध्यांश में गहराई तक धंसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सहायक उत्सर्जी अंग नहीं है। देखो यकृत है, ये अपना डिटॉक्सिफिकेशन करता है, त्वचा है पसीने के रूप में क्या करती है, अपने उत्सर्जी पदार्थों को निकालती है, लेकिन वृक्क तो अपना मुख्य है, ये तो मुख्य उत्सर्जी अंग है, सहायक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन रक्त आयतन तथा दाब में होने वाली वृद्धि की अनुक्रिया को मोचित करते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई जो रक्त आयतन है और जो दाब है उसमें होने वाली जो वृद्धि की अनुक्रिया है, ठीक है, इसमें ANF स्रावित होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी स्थितियों में मूत्र में असामान्य रूप से अधिक कीटोन कायों की उपस्थिति देखी जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि या तो डायबिटीज मेलाइटस हो हमारी बॉडी में तो कीटोन काय बढ़ेंगे, या फिर हम उपवास कर रहे हो, यानी कि सिंपल से में बात करें तो जैसे कि भूखे, उपवास इन द सेंस ये नहीं है कि एक दिन के लिए भूखा रहना, कि एक प्रोलोंग यानी कि एक लंबे समय तक के लिए हम भूखे रहें तो हमारी बॉडी में कीटोन काय होगी, या तो हमारा जो रक्त है उसमें या मूत्र में कीटोन कायों की जो संख्या है वो असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रतिधारा प्रवाह क्रिया विधि में, ठीक है, सम्मिलित है। अब देखो प्रतिधारा प्रवाह जो क्रिया विधि है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, तो देखो हेनले लूप और वासा रेक्टा, ये दोनों ऐसी संरचना है, हमने बनाया था इस तरह हेनले लूप और इधर से वासा रेक्टा आ रही थी इसके चारों तरफ, यही तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बना रही थी दोनों, ठीक है। तो मतलब ए और बी दोनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा कार्य वृक्क से संबंधित नहीं है। तो देखो अम्ल क्षार संतुलन हमने पढ़ा है कि वृक्क बनाते हैं, रक्त दाब को ये बनाए रखते हैं, ये भी हमने पढ़ा, नाइट्रोजन अपशिष्टों का भी उत्सर्जन करते हैं लेकिन कैल्सिटोनिन का स्रावन नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स में निम्न में से कितने जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जक है। देखो स्थलीय घोंघे, स्थल मछली, सरीसृप और उभयचर, इनमें से 2 है ना, ये 2 क्या है, यूरिक एसिड उत्सर्जी है, तो आंसर हो जाएगा 2। अंतराकाशी द्रव की प्रवणता किस पर रक्त प्लाज्मा की समान होती है। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई अंतराकाशी द्रव की जो परासरणता है वो वलकुट में अंतराकाशी द्रव के या वलकुट में अंतराकाशी द्रव पर रक्त प्लाज्मा के समान होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पदाणु किसकी भित्ति से संबंधित होती है। भाई पदाणु मतलब पोडोसाइट सेल्स की बात हो रही है, और पोडोसाइट सेल्स कहां मिल रही थी, बोमेन कैप्सूल में, तो आंसर हो जाएगा 3 हमारा, बोमेन कैप्सूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विषाक्तता के कम होने के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। विषाक्तता के कम होने के आधार पर मतलब पहले अपन को क्या करना है, जो सबसे ज्यादा विषाक्त है उसे रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे ज्यादा विषाक्त कौन होता है, अमोनिया, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म। आप देखो अमोनिया होता है, फिर होता है उससे कम यूरिया और फिर यूरिक एसिड, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसके उपचार के लिए सामान्यतः हीमोडायलिसिस का उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ा है कि जब हमारा जो ब्लड है उसमें जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि सिंपल से में कह सकते हैं जो यूरेमिक रोगी होते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि वो रोग, वो व्यक्ति जिनमें यूरेमिया होता है उनके लिए हीमोडायलिसिस क्या है, उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मूत्र निर्माण के दौरान कौन सी प्रक्रिया अचयनात्मक है। भैया मूत्र निर्माण की बात हो रही है, ठीक है। मूत्र निर्माण के दौरान देखो कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी। देखो मूत्र निर्माण के दौरान हमने जनरली पढ़ा है कि पहले तो फिल्ट्रेशन होगा, हमारा गुच्छीय निस्संद होगा, ठीक है। गुच्छीय निस्संद होने के बाद में क्या होगा, हमारा नलिकाकार पुनरावशोषण, और फिर नलिकाकार स्रावण होगा, परानिस्संदन, नलिकाकार स्रावण होगा। बात मूत्र निर्माण की हो रही है तो देखो नलिकाकार पुनरावशोषण भी इसमें योगदान देगा, नलिकाकार स्रावण भी देगा। गुच्छीय निस्संदन तो अचयनात्मक है। भाई साहब गुच्छीय निस्संदन में क्या हो रहा है, बोमेन कैप्सूल से अपना क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट होकर आ रहा है। अब वो फिल्ट्रेट होकर आ रहा है तो उसमें कोई मतलब अपन बात करें तो कोई चयनात्मक कोई कंडीशन है ही नहीं कि ये पदार्थ ही जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिए गए आरेख में नामांकन ए, बी, सी तथा डी के समरूप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो ए है, यहां हमने पढ़ा था SCO3- का अवशोषण होता है, बी इसमें H2O का मैक्सिमम होता है, सी में K+ और डी में यहाँ पे यूरिया। तो SCO3, H2O, K+ यूरिया, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आंतरिक मध्यांश क्षेत्र में वासा रेक्टा तथा हेनले लूप में परासरणी प्रवणता किस परासरणी प्रवणता होती है? यानी कि सिंपल से में अपन बात करें तो जो आंतरिक मध्यांश है उस क्षेत्र में और जो वासा रेक्टा तथा हेनले लूप है इसमें परासरणी प्रवणता किसके समान होती है? हमने पढ़ा है कि रक्त प्लाज्मा के लिए अति परासरी होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मछली में वृक्क अमोनियम आयनों के निष्कासन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, करेक्ट बात है। कुछ स्तनधारियों में वृक्कों की आधात्री में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा को रह जाती है या अवशोषित की जाती है, तो दोनों कथन ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडीएच हार्मोन के प्रभाव के अंतर्गत वृक्काणु के किस भाग में अधिकतम पुनः अवशोषण होता है तथा यह किस क्रियाविधि द्वारा होता है? बात हो रही है देखो एडीएच की, ठीक है। तो एडीएच के प्रभाव में जो हमारी नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन का जो पीसीटी वाला भाग है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, इसमें होता है और अविकल्पी पुनः अवशोषण होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गलत कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, हाइलम वृक्क के उत्तल सतह के केंद्र की ओर उपस्थित होता है, गलत, तो पहला ही होगा, उत्तल सतह की ओर होता है। मध्यांश पिरामिड चस्कों में प्रक्षेपित होते हैं, ठीक है। वल्कुट वृक्क का वल्कुट भाग बेलिनी स्तंभ के रूप में मध्यांश पिरामिड के मध्य फैला रहता है। भाई ये बेलिनी नहीं होते, बर्टिनी के स्तंभ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन वृक्काणु होते हैं जिनमें धमनिका के रूप में वृक्क धमनी और एक महीन शाखा होती है, करेक्ट है। तो मतलब अपना फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हेनले लूप स्तनधारियों के वृक्काणु से अलग कर दिया जाता है तो हेनले लूप जल का अवशोषण करता है, अगर वृक्काणु से अलग कर देंगे तो मूत्र तनु हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो हमारी पदाणु है पोडोसाइट्स है, ये रूपांतरित उपकला कोशिका होती है जो बोमेन संपुट के आंतरिक भाग में, हमने पढ़ा अभी जस्ट, आंतरिक भाग में विशेष प्रकार से विन्यासित होती है जिससे छोटे छोटे अवकाश रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं निस्यंदन खांच, निस्यंदन खांच कहते हैं। तो उपकला आंतरिक निस्यंदन खांच ये उपस्थित है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका उपयोग हीमोडायलिसिस में नहीं होता? तो हीमोडायलिसिस में हमने कृत्रिम वृक्क बनाया था इस तरह से, इस कृत्रिम वृक्क में इस तरह से सेलोफेन की ट्यूब रहती है और इस कृत्रिम वृक्क में एक तरफ से हम डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं, तो सेलोफेन नलिका होगी। जब इसमें हम रक्त एंटर करवाते हैं तो हेपेरिन और एंटीपेरिन डालते हैं, ये भी होगा, अपोहक द्रव भी होगा, बैटरी और इलेक्ट्रोड से नहीं होंगे, तो बैटरी और इलेक्ट्रोड से नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जक यौगिक संश्लेषित होता है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर जो नाइट्रोजन यौगिक है, यानी कि मेनली बात करें तो जो यूरिया है, इसका निर्माण होता है हमारा यकृत में, और जो वृक्क है हमारे, ये इनको निस्यंदित करने में या अपन बात करें तो बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में ये बनता है, संश्लेषित होता है, लेकिन अधिकांश वृक्कों के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेजी कोशिकाएं मुक्त करती हैं। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो जेजी कोशिकाएं हैं ये रेनिन मुक्त करती है, जो रेनिन मुक्त करती है, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, कहां पर? रक्त में। यानी कि जेजी कोशिकाएं मुक्त करती है रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को रक्त में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि
हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, ठीक है। और लास्ट है अपना हेनले लूप की अवरोही भुजा वैद्युत अपघट्टों के लिए पारगम्य होती है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कथन कौन सा सही है, तो हेनले लूप की आरोही भुजा मतलब ये हेनले लूप की, ये तो अवरोही भुजा हो गई, इधर तो जल का अवशोषण होता है, इधर जल का नहीं होता है, तो ये अपारगम्य होती है, आरोही है ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृक्काणु का कौन सा भाग पानी के लिए अपारगम्य होता है। भाई वृक्काणु का ऐसा कौन सा भाग होता है जो पानी के लिए या जल के लिए अपारगम्य होता है। तो देखो अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट सबसे जहरीला रूप है और इसे निष्कासित करने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा है कि अमोनिया सबसे अधिक विषाक्त होता है और सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है इसको निष्कासित करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क आधात्री यूरिया की कुछ मात्रा को खालिस्तान के लिए बनाए रखता है ताकि एक वांछित परासरण को ये बनाए रख सके, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क कहां पर स्थित होते हैं, तो वृक्क हमने पढ़ा था अंतिम पक्षीय कशेरुकी को और जो तृतीय कटी कशेरुका है उसके मध्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वृक्कक एक है, वृक्कक का मतलब क्या होगा नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन हमने पढ़ा है कि ये किरणें की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वल्कुटीय नेफ्रॉन में वासा रेक्टा, तो हमने पढ़ा है कि भाई देखो वल्कुटीय नेफ्रॉन है इसमें तो वासा रेक्टा क्या होगा एब्सेंट होगा, तो क्या हो जाएगा वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या अत्यधिक हासित होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृक्क द्वारा जल के संतुलन के नियंत्रण के संबंध में अपन को क्या करना है कि वृक्क द्वारा जो जल का संतुलन है उसके नियंत्रण के संबंध में क्या करना है सही कथन को ढूंढना है, ठीक है। तो देखो वृक्क मज्जा में परासरणी प्रवणता होती है जो कि वल्कुट के साथ वृक्क पेपिला की सीमा से घट जाती है, नहीं। एडीएच को रक्त के परासरण में कमी के अभाव में अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित किया जाता है, गलत। एक सामान्य व्यक्ति एक परासरणी के साथ 300 मिलियोस्मोल केजी इनवर्स से अधिक मूत्र निर्माण नहीं कर सकता, गलत। जल में पारगम्यता बढ़ाने के लिए एडीएच संग्रह नलिका कोशिकाओं पर कार्य करता है, करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गुच्छे निस्संद नलिकीय पुनः अवशोषण और नलिकीय स्रावित मूत्र के संबंध में मूत्र का वर्णन करना है अपन को, तो गुच्छे निस्संद प्लस नलिकीय पुनः अवशोषण प्लस नलिकीय श्रावण, गलत। गुच्छे निस्संद और नलिकीय पुनः अवशोषण नलिकीय श्रावण ये भी अपना रॉन्ग। गुच्छे निस्संद प्लस नलिकीय पुनः अवशोषण नहीं, गुच्छे निस्संद माइनस नलिकीय पुनः अवशोषण प्लस अवशोषण नलिकीय नलिका, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा कथन वृक्क कार्यविधि नियमन के संबंध में सही है। भाई वृक्क की कार्यविधि नियमन के संबंध की बात कर रहे हैं हम कि इनमें से कौन सा कथन वृक्क की कार्य नियमन की विधि के लिए सही है, ठीक है। तो देखो ठंडे तापमान के संपर्क में एडीएच निर्मुक्ति प्रेरित करता है, गलत। केशिका गुच्छ रक्त प्रवाह में वृद्धि एंजियोटेंसिन सेकंड को उत्तेजित करती है, ठीक है। गर्मियों में समय जब शरीर वाष्पीकृत द्वारा अधिक मात्रा में जल को खो देता तब एडीएच को दबा दिया जाता है, और जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में जल पीता है तो एडीएच निर्मुक्ति को दबा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में जल पीता है तो एडीएच निर्मुक्ति को दबा दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन के संबंध में सही है। भाई अपन को उत्सर्जन के संबंध में क्या करना है सही कथन को देखना है, ठीक है। तो देखो वृक्क निस्संद से जल की बड़ी मात्रा डीसीटी में पुनः अवशोषित हो जाती है, नहीं। हेनले लूप की अवरोही भुजा पूरी तरह से लवणों के लिए अपारगम्य होती है, अवरोही भुजा जल के लिए होती है पारगम्य, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। भाई ये वाली अवरोही तो ये तो जल के लिए पारगम्य होती है और लवणों के लिए पारगम्य होती है, करेक्ट बात है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए सत्य होता है।
भाई इनमें से कौन सा मनुष्य में उत्सर्जन के लिए सत्य है? ग्लूकोज और अमीनो अम्ल सरल प्रकार द्वारा पीसीटी में पुनर्संयोजित होते हैं, रॉन्ग। डीसीटी जल के लिए पारगम्य होता है, नहीं। हम प्रतिदिन औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित कर रहे थे, ये तो हमने एज इट इज लाइन पढ़ी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बोमेन कैप्सूल के साथ केसिका गुच्छ को दोनों को मिलाकर मेलपिगियन कणिका बोलते हैं, मेलपिगियन काय बोलते हैं हम, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृक्काणु की दी गई आकृतियों को देखें। तो वृक्काणुओं की दी गई आकृति एक तो ये दे रखी है ए, ये है बी, ये डीसीटी को सी, संग्राहक नलिका को डी। अब अपन को ए बी सी और डी को पहचानना है और उनके संबंध में सही विकल्प को चयन करना है। ए तो क्या हो गया अपना केसिका गुच्छ हो गया, और केसिका गुच्छ में ए अभिवाही धमनिका द्वारा गठित केसिकाओं का एक गुच्छा होता है, करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृक्कीय वृक्काणु, वल्कुटीय वृक्काणु में हमने अभी जस्ट पढ़ा है वल्कुटीय वृक्काणु का तीसरा क्वेश्चन है ये कि इसमें वसा रेक्टा या तो अत्यधिक हासित होगी या वसा रेक्टा नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मूत्र निर्माण का भाग नहीं है। अब मूत्र निर्माण का भाग कौन सा नहीं है, देखो केसिका गुच्छ निस्संदन ये है, श्रावण है, पुनरावशोषण है, प्रतिधारा क्रियाविधि, काउंटर करंट मैकेनिज्म का हमको कोई लेना देना नहीं है मूत्र निर्माण से, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मिनट में कितना खून वृक्क द्वारा निस्संदित किया जाता है, तो हमने सिंपल सा मतलब है कि लगभग 5700 ml रक्त को निस्संदित कर दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुच्छीय निस्संदन नहीं है। अब भैया गुच्छीय निस्संदन कौन सा नहीं है, तो देखो फर्स्ट अपना ऑप्शन है अति सूक्ष्म निस्संदन, ठीक है। सेकंड है अपना 3 परतों के माध्यम से होता है। थर्ड है अपना निस्संद को निस्संदन झिल्ली या झिरी द्वारा गुजरना पड़ता है। और फोर्थ है निस्संद अंततः गुच्छीय केशिकाओं तक पहुंचता है, अंततः थोड़ी ना पहुंचता है भाई, ये तो वहां से चलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोडोसाइट नहीं है, तो पोडोसाइट क्या है, देखो जटिल ढंग से व्यवस्थित है, निस्संदन झिरी नामक कुछ स्थलों से युक्त है और झिरी छिद्रों में युक्त है, ठीक है। ये दूसरी परत में नहीं पाई जाती है, तो पहली परत में ही पाई जाती है निस्संदन झिल्ली की, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जेजीए खालिस्तान द्वारा गठित है। अब देखो जेजीए का निर्माण किस किस के द्वारा होता है, तो हमने पढ़ा है कि भाई डीसीटी है। अब ये जो डीसीटी है, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया, ये बोमेन कैप्सूल, ये अभिवाही धमनिका है, ये अपवाही धमनिका है। इधर ये पीसीटी हो गई, ये हेनले लूप हो गया और ये डीसीटी हो गया। जब ये डीसीटी इस अभिवाही धमनिका के यहां संपर्क में आ जाता है, तब ये कोशिकीय रूपांतरण करता है और बनाता है जेजीए, तो आंसर हो जाएगा हमारा डीसीटी और अभिवाही धमनिकाओं के संपर्क क्षेत्र में कोशिकीय रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जेजी कोशिकाएं खालिस्तान के द्वारा सक्रिय होती है, जब जीएफआर में गिरावट होती है तो जेजी कोशिकाएं सक्रिय होती है, हमने एज इट इज पढ़ा है। और रेनिन कोशिकाएं, ये भी जेजी कोशिकाएं सॉरी रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है, जेजी कोशिकाओं के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नलिकाकार श्रावण नहीं होने देता। भाई देखो नलिकाकार श्रावण की हम बात कर रहे हैं, और जो नलिकाकार स्राव है, ठीक है, ये क्या नहीं होने देता है, तो देखो नलिकाकार जो स्राव है, ठीक है, ये जो अपना मूत्र होता है, यूरिन होता है, इसमें जल की मात्रा को क्या नहीं होने देता है, कम नहीं होने देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सांद्र निस्संद खालिस्तान के कारण तनु हो जाता है। भाई सांद्र निस्संद तनु कब होगा, याद करो, जब हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारा सांद्र निस्संद है ये कब होगा, जब वैद्युत अपघट्ट जो अपने होते हैं वो जो उनका प्रभाव मध्यांश द्रव की ओर होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना NaCl की हिनले पास की आरोही भुजा, NaCl को हिनले पास की आरोही भुजा द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसका आदान प्रदान किसके, देखो ये हमने हिनले लूप बनाया, ये इसकी अवरोही भुजा, ठीक है, ये वासा रेक्टा बनाया हमने, ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा, ये हेनले लूप की आरोही भुजा। अब ये कह रहा है कि हेनले पास की आरोही भुजा द्वारा पहुंचाई जाती है NaCl को
देखो यहाँ से NaCl जाता है कहां पर और चेंज किसमें होता है, इस अवरोही भुजा में अवशोषित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वास एरेक्टा की अवरोही भुजा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा विकल्प जल के लिए अपारगम्य है लेकिन वैद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है। तो हमने पढ़ा है कि भाई देखो यही जो अवरोही भुजा है यहाँ से तो वैद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl वगैरह है ये अवशोषित हो रहे, पारगम्य है, लेकिन यहाँ से जल नहीं हो रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेनले पास की आरोही भुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि NaCl द्वारा अंतराकाशी में वापस भेज दी जाती है। भाई NaCl है, इसको किसके द्वारा अंतराकाशी स्पेस में वापस भेज दिया जाता है। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई ये इस तरह से है, ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा। अवरोही भुजा से NaCl को लाती है और आरोही भुजा से ये वापस से डाल देती है। तो क्या हो जाएगा ये कि NaCl द्वारा अंतराकाशी में वापस भेज दी जाती है। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा अपना, वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा NaCl को पहुंचा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दूरस्थ सम्मिलित नलिका में सोडियम पुनः अवशोषण में वृद्धि का कारण बनता है। भाई दूरस्थ नलिका में सोडियम पुनः अवशोषण की वृद्धि का कारण कौन होगा, सिंपल सी बात है, एल्डोस्टेरोन में वृद्धि होगी। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हेनले लूप में कौन सा स्पष्टतः मानव रक्ताणु के एक विशिष्ट भाग्य की कार्य की व्याख्या करता है। हेनले लूप की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो सॉरी, निम्न में से कौन सा स्पष्टतः मानव रक्ताणु की बात हो रही है, यानी कि नेफ्रॉन की बात हो रही है। हेनले लूप गुच्छे निस्संदन से प्रमुख पदार्थों का अवशोषण, दूरस्थ सम्मिलित नलिका आसपास के रक्त केशिकाओं में आयनों का पुनः अवशोषण, श्रावण भी करती है। अभी भाई धमनिका रक्त केशिका उच्चिका से निकलकर वृक्क शिरा की ओर ले जाती है, नहीं। पदाणु बोमेन संपुट में रक्त के निस्संदन के लिए सूक्ष्म स्थान बनाता है, स्लिट पोर बोलते हैं जिन्हें ये पोडोसाइट बनाती है। तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रक्त अपोहन। अब रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस की बात हो रही है। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो यूरेमिया वाले पेशेंट होते हैं जिनके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उस रक्त में से यूरिया को बाहर निष्कासन की जो प्रोसेस होती है कृत्रिम रूप से, उसे कहते हैं हम हीमोडायलिसिस। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया हमारा, देखो ऑप्शन फर्स्ट अतिरिक्त रक्त के निष्कासन की प्रक्रिया गलत, अतिरिक्त कोशिका द्रव के निष्कासन की प्रक्रिया ये भी रॉन्ग, यूरिया निष्कासन के लिए प्रक्रिया होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये तो जनरली अपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो अपना नीट का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर है इसका माइंड मैप कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट डे नए माइंड मैप के साथ या नए चैप्टर के माइंड मैप के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।